हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर इन्फो। और सर आइजैक न्यूटन का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? मुझे लगता है कि आप सबके दिमाग में सबसे पहले ये पिक्चर आया होगा जिसमें कि वो एक एप्पल के पेड़ के पास बैठे हुए होते हैं और यहीं से जन्म होता है एक महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन की, जो एप्पल के गिरने का कारण पता करते करते पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल थ्योरी ही लिख देता है। पर क्या एक एप्पल का गिरना न्यूटन के दिमाग में इतना गहरा छाप छोड़ गया कि उसने पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल थ्योरी ही एप्पल के नाम कर दिया? और सवाल तो ये भी उठता है कि क्या उसने इससे पहले गिरते हुए एप्पल को नहीं देखा था? दोस्तों, दुनिया भले ही इस एप्पल के थ्योरी पर बिलीव कर ले, पर इस ग्रेविटेशनल थ्योरी की कहानी ही कुछ और है, जिसे आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में सोचा, समझा और दुनिया के सामने रखा। तो ये कहानी शुरू होती है निकोलस कोपरनिकस की मृत्यु से, जिसने अपने जीवन भर किए गए रिसर्च को द रेवोल्यूशनस कोलिस्ट्रम नाम के एक बुक में लिख दिया। इस बुक के अनुसार सन एक सर्कल का सेंटर है और पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है, और ठीक उसी तरह चांद भी हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक सर्कुलर पैटर्न में घूमता है। पर पृथ्वी इतने विचित्र तरीके से सन के चारों ओर क्यों घूमता है, इसका जवाब इस बुक में नहीं था। वो कौन सी शक्ति है जो अर्थ को सन के चारों ओर और मून को पृथ्वी के चारों ओर घुमा रहा है, जबकि सन को इस सर्कुलर पाथ के सेंटर में स्थिर रखे हुए है? इस सारे सवालों का कोई भी जवाब इस बुक में नहीं लिखा गया था। 150 साल बाद गैलीलियो के टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद कोपरनिकस के मॉडल को एक बार फिर से जिंदा कर दिया गया, जब उसने जनवरी 1610 में जुपिटर को ऑब्जर्व किया। गैलीलियो ने पाया कि पृथ्वी के जैसा ही उस प्लेनेट का भी मून है, और एक नहीं बहुत सारे मून्स हैं जो पृथ्वी का नहीं बल्कि जुपिटर का चक्कर लगा रहे हैं। गैलीलियो के अलावा एक और एस्ट्रोनॉमर था जो कोपरनिकस के मॉडल को मैथमेटिकली और थियोरेटिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, और वो था केपलर। क्योंकि साइंस उसी पर विश्वास करता है जिसे मैथमेटिकली और थियोरेटिकली प्रूव किया जा सके। पर केपलर हमेशा प्लेनेट मार्स को लेकर कंफ्यूज्ड रहता था, क्योंकि प्लेनेट मार्स कभी आगे की ओर जाता हुआ दिखाई देता था तो कभी पीछे की ओर आता हुआ दिखाई देता था, जबकि कोपरनिकस के मॉडल के अनुसार सारे प्लेनेट्स कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। और अगर प्लेनेट मार्स भी इसी सर्कुलर पैटर्न में घूम रहा है तो ये इतने विचित्र तरीके से क्यों दिखाई देता है? क्यों ये प्लेनेट कभी आगे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है तो कभी पीछे की ओर आता हुआ दिखाई देता है? केपलर ने लाखों बार कोशिश किया कोपरनिकस के मॉडल को अपने ऑब्जर्व किए हुए डाटा से मिलाने की, पर हर बार कहीं ना कहीं गलती हो रहा था। जब थ्योरी और ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से मेल नहीं खाता है तो ऐसे कंडीशन में या तो थ्योरी गलत है या फिर कैलकुलेशन गलत है। पर केपलर अपने कैलकुलेशन को लेकर 100% श्योर था, जिसका मतलब साफ था कि कोपरनिकस के मॉडल में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। इसके बाद केपलर कोपरनिकस के मॉडल के कमियों को छानबीन करना शुरू कर दिया, और इसी दौरान उसने कुछ ऐसे लॉज लिखा जो फ्यूचर में सर आइजैक न्यूटन को काफी हेल्प करने वाला था ग्रेविटी की खोज करने में। तो केपलर का फर्स्ट लॉ ये बताता था कि अर्थ के साथ साथ सभी प्लैनेट्स एक सर्कुलर पैटर्न में नहीं बल्कि इलिप्स के पैटर्न में घूमते हैं, और सन सेंटर में ना होके फोकस में रहता है। केपलर का सेकेंड लॉ ये था कि जब कोई प्लेनेट सन के जितना नजदीक होता है वो उतने ही तेजी से सन का चक्कर लगाता है, और जब वो प्लेनेट सन से दूर चला जाता है तब उसका रफ्तार भी धीरे धीरे धीमा होने लगता है। यानी कि प्लेनेट्स की स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, इसकी रफ्तार लगातार बदलता रहता है। यानी कि प्लेनेट सन के जितना नजदीक होता है वो उतना ही तेजी से, और जितना दूर होता है वो उतना ही धीरे सन का चक्कर लगाता है। दोस्तों, उस जमाने में इतनी बारीकी से सोचने वाले को सैल्यूट करने का दिल करता है। पर फिर भी केपलर के ऑब्जर्वेशन में बहुत से ऐसे सवाल थे जिसका जवाब उनके पास नहीं था, जैसे कि ये सारे प्लैनेट्स आखिर चक्कर क्यों लगाते हैं, ये रुक क्यों नहीं जाते, और क्यों सन के नजदीक आते ही ये तेजी से घूमने लगते हैं, जबकि सन से दूर जाने के बाद ये स्लो डाउन हो जाते हैं। ऐसी कौन सी फोर्स है जो प्लेनेट को ये बताता है कि वो सन के नजदीक जा रहा है, अब चक्कर लगाने की स्पीड को बढ़ा दो? ठीक उसी तरह वो कौन सा फोर्स था जो प्लेनेट को बताता था कि वो सन से दूर जा रहा है, यानी कि अब उसे धीमा जाने की जरूरत है?
और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि प्लैनेट्स आखिर चल ही क्यों रहे हैं, ये रुक क्यों नहीं जाते, इन्हें कौन चला रहा है। 1642 में एक महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो की मौत हो गई और ठीक उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ, जो इन सारे अनसुलझे सवालों से पर्दा उठाने वाला था। न्यूटन अपने लॉज ऑफ मोशन के बाद केपलर के अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने में लग गया। उन्होंने ये सोचा कि सन और प्लैनेट्स के बीच कोई ना कोई फोर्स तो जरूर होगा, क्योंकि केपलर का सेकेंड लॉ ये बताता था कि जब कोई प्लैनेट सन के नजदीक जाता है तो वो तेजी से घूमने लगता है, और जब ये सन से दूर जाता है तो उसकी रफ्तार धीमा हो जाता है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई फोर्स तो एग्जिस्ट करता ही है। और इसे मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए न्यूटन ने अपने ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोकने की कोशिश ना करे। इसका मतलब ये था कि सारे प्लैनेट्स सन के प्रेजेंस को फील कर सकते थे। सारे प्लैनेट्स को ये पता चल जाता था कि वो कब सन के नजदीक से गुजर रहा है और कब ये दूर जा रहा है, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो ये प्लैनेट्स सन का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि वो सीधे चले जाते। पर यहाँ पर तो वो सारे प्लैनेट्स मुड़ रहे थे, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी तो तभी चेंज हो सकता है जब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। ये जो कोई भी अदृश्य फोर्स है वो डिस्टेंस के हिसाब से बदलता रहता है, क्योंकि जब कोई प्लैनेट सन के नजदीक जाता था तो उसकी रफ्तार बढ़ने लगता था, और जैसे जैसे वो सन से दूर जाता था उसके रफ्तार में कमी होने लगता था। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा ये मतलब निकल के आ रहा था कि सन के द्वारा लगाया जा रहा फोर्स डिस्टेंस के अनुसार बढ़ता और घटता रहता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, न्यूटन ने ये रियलाइज किया कि ये जो कोई भी फोर्स है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक फोर्स लगा सकता है। ये आइडिया न्यूटन के दिमाग में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने देखा कि मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है जबकि पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है। पर ऐसा क्यों? चांद ही क्यों पृथ्वी का चक्कर लगाता है? क्यों पृथ्वी चांद का चक्कर नहीं लगाता? और क्यों सन हमारे पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता? यहाँ पर न्यूटन ने सोचा कि पृथ्वी मून पर फोर्स लगा रही है, इसलिए मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक उसी तरह सन भी पृथ्वी पर फोर्स लगा रहा है, इसीलिए पृथ्वी भी सन के चारों ओर घूमती है। अब न्यूटन के दिमाग में ये बात घूमने लगा कि अगर पृथ्वी भी फोर्स लगा सकती है मून पर तो वो सन पर क्यों नहीं लगा सकता। और यहाँ पर न्यूटन को लगा कि ये मास के कारण हो रहा है। मून का आकार बहुत ही छोटा है पृथ्वी के कंपैरिजन में। न्यूटन के ये सारे सोच ऑब्जेक्ट के मास की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि चांद का मास कम है पृथ्वी से, इसीलिए वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक उसी तरह पृथ्वी का मास कम है सन के कंपैरिजन में, इसीलिए पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है। यानी कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, पर यह फोर्स डिस्टेंस और मास के अनुसार कम या अधिक होता है, और इसीलिए तो एप्पल धरती पर गिरता है, ना कि धरती एप्पल पर गिरती है। न्यूटन ने इस अदृश्य फोर्स को ग्रेविटी नाम दिया, जो कि बराबर होता है Gm1m2/r² की। और ये फॉर्मूला आज भी काफी एक्यूरेसी से काम करता है, जिसे हम सभी अपने स्कूल्स में बचपन से ही पढ़ते आए हैं। अब आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोपरनिकस नहीं होता तो केपलर अपने लॉज को नहीं लिख पाता, और अगर केपलर का लॉ नहीं होता तो सर आइजैक न्यूटन को भी कभी समझ में नहीं आता ग्रेविटी के बारे में। इस तरह से सभी साइंटिस्ट एक दूसरे की मदद करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी साइंस को बढ़ावा देते हैं। पर आजकल के स्कूल्स में ये बताया जाता है कि एक एप्पल गिरता है न्यूटन के सिर में और न्यूटन ग्रेविटी की खोज कर देता है। मुझे इन सारे बकवास बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। आपको क्या लगता है बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में।